अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन पीटीआई की जो दरख्वास्तें हैं उन पर फैसला सामने आया है। जो ट्रायल अदालत का फैसला था तोशाखाना केस काबिल समात होने से मुतालिक उसको कलअदम करार देते हुए ये केस अब दोबारा जज हुमायूं दिलावर की अदालत को भेज दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर दोबारा समाअत की जाए। साथ ही साथ जो हक़ दिफा से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त की थी कि उन्हें जो दफ़ा 342 है उसके तहत दोबारा दिफा का हक़ दिया जाए, उससे मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन ये बात यहाँ इंतहाई अहम है कि हुक्म इम्तना नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एक और दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि जज हुमायूं दिलावर की अदालत से उनका केस दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए और इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब इसके बाद तोशाखाना केस जो लटकती तलवार है चेयरमैन पीटीआई के लिए, इस पर असरात क्या होने हैं, इसके कानूनी निकात क्या हैं, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुताल्लिक जो तरमीम हैं सेनेट में लेकर जिसको खासा शोर शराबा रहा है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है क्या, इसमें जो तरमीम की गई हैं उनका मकसद क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक़ किस पर होता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों पर भी इसका इत्तलाक़ होगा। ये बहुत से सवालात हैं जो पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश भी करें। और एक मामला जो सदाबहार है पिछले कई हफ्तों से, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, असलम भूतानी साहब का नाम भी आ रहा है, हफीज़ शेख साहब का नाम भी आ रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी आ रहा है। क्या छांटी वाक़तन हो चुकी है या अभी और मज़ीद नाम भी आएंगे, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर क़ानून हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब ब्रीफली आप कमेंट कर दें, आज ये जो फ़ैसला है इसको बड़ा रिलीफ़ कहेंगे, सिर्फ रिलीफ़ कहेंगे या चेयरमैन पीटीआई के लिए जुज़वी रिलीफ़ कहेंगे? ये बिल्कुल जुज़वी रिलीफ़ है। सिर्फ इतनी बात सुन ली गई है कि ये जो इस केस को काबिल समाअत होने का करार दिया था जस्टिस जो सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, वो दोबारा सुन लें, वही जज सुन लें। बेसिक प्ली तो ये थी कि चूँकि तासुब इस जज का वाज़े हो चुका है और वो फ़ैसला जल्दी में देना चाहते हैं, तो इस वजह से बुनियादी रिलीफ तो ये मांग रहे थे कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वो बात नहीं मानी गई। ट्रायल को भी नहीं रोका गया, हालांकि उनका हक़ दिफा ख़त्म कर दिया गया, उनको गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उसके बावजूद बहरहाल इतना रिलीफ दिया है कि आप दोबारा केस को वो सुने, एक दिन का रिलीफ उनको मिल गया है। लेकिन मेरा ख़्याल है इस हवाले से हम जस्टिस शाइख उस्मानी साहब से पूछते हैं, वो इस बारे में बता सकेंगे कि शाइख उस्मानी साहब, ये जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि वही जज हक़ समाअत का फ़ैसला करेगा जो पहले फ़ैसला कर चुका है, तो ये रिलीफ़ है या बस शलजमू से जो मिट्टी झाड़ने की बात होती है ये वही है? देखिए, इस केस में जो कोशिश है जी पीटीआई की वो ये है कि किसी तरीके से ये केस ना कंप्लीट हो जी। और क्योंकि उनको डर है कि अगर ये केस कंप्लीट हो गया जी और अच्छी नतीजे तक पहुंचा तो उस सूरत में उनके डिस्क्वालिफिकेशन का अंदेशा जी। तो इस वजह से वो कोशिश ये करेंगे कि उसको जितना डिले कर सके ठीक। और इसी वजह से उन्होंने इतनी दरखास्तें फाइल की जी। जी। लेकिन मेन चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी 2 चीज़ें थी जी। एक तो ये कि उनका दिफा का जो राइट है उसको कम कर दिया गया और दूसरा ये कि वो जज को रिक्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, वो कामयाब नहीं हुआ। तो अब वो दोनों चीज़ें लेके गए, इनके पास गए, तो वो हाई कोर्ट ने तो ये फैसला जो, और तीसरी बात ये थी कि वो जिस तरीके से ये केस चलाया जाता था उसको वो पसंद नहीं था उनको, क्योंकि उनके नज़र में
उनको वो सब हुकूक नहीं मिल रहे थे एज ए डिफेंस, एज ए अक्यूज, जो कि मिलने चाहिए। जी जी अच्छा जी ये तो खत्म करेंगे। तो अब ये हुआ ये कि जहाँ तक कि उनका ये था कि उनको वो राइट्स नहीं मिले, तो उसका अजाला ये हुआ कि कोर्ट ने ये कहा कि आप इसको दोबारा ट्रायल करें। ठीक। तो ये एक किस्म का रिमांड कर दिया गया। सही। तो वहाँ तक तो काफी मदद मिली। ठीक। दूसरी बात ये थी कि वो जज को चेंज कर दिया जाए, उसको नहीं माने वो, तो ये केस जाएगा दोबारा उसी जज के पास। तो ये सब अब देखने के बाद ये साफ जाहिर है कि रिलीफ तो मिला, डिले तो हो गया। सेंस कि अब ये ट्रायल चलेगा, टाइम लगेगा, शायद 1 महीना गुजर जाए, इलेक्शन कब होंगे ये पता नहीं, सही डिले हो जाएगा। अच्छा ये मकसद का था उनका। जी जस्टिस साहब सवाल ये है कि आज जो फैसले आए हैं उसमें तो केस की मेंटेनेबिलिटी है जिसको सुबह 8 बजे हुमायूं दिलावर साहब सुनेंगे। दूसरा जो हक़ दिफा है उस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया है। अगर कल वो मेंटेनेबिलिटी का फ़ैसला हो जाता है और वो हतमी ट्रायल ले लेते हैं और उस हतमी दलाइल ले लेते हैं तो उसके बाद क्या वो फ़ैसला दे सकेंगे, या जब तक हक़ दिफा से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता उस वक्त तक ट्रायल कोर्ट फ़ैसला नहीं कर सकती? नहीं, देखिए वो रिमांड तो इसी वजह से हुआ है ना, क्योंकि उनको हक़ दिफा नहीं दिया गया। तो वो जब हक़ दिफा उनको नहीं दिया गया तो रिमांड इसी वजह से किया है। तो इसकी वजह से अब उनका दोबारा ट्रायल होगा, और ट्रायल होने के बाद हो सकता है कि वो उसी नतीजे में पहुंचे जिससे पहले पहुंच गए। अच्छा, यानी कोई रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ ये डिले हो गया जो कि उनका मकसद। अच्छा जैसे साहब ये फरमाएं कि क्या किसी मुल्ज़िम को ये हक़ दिया जा सकता है कि वो केस को डिले करने के लिए जिस जज पर चाहे एतराज़ कर दे और मर्ज़ी का जज चाहे, तो क्या ये हक़ दिया जा सकता है कि वो तो फिर हर जज पर एतराज़ होता रहेगा और वो पीछे हटता रहेगा? तो आप क्या समझते हैं कि जब एतराज़ हो जाए किसी जज पर तो उसको पीछे हट जाना चाहिए, या वो ख़ुद भी ये फ़ैसला करे कि मुझे ये केस सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? देखिए, जब किसी जज के पर एतराज़ होता है तो वो राइट उस जज का होता है कि उस एतराज़ को एक्सेप्ट करे या न करे। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता तो उसको पूरा हक होता है कि वो उसको सुने। ठीक है जी। अच्छा जैसे साहब आपने कहा कि ट्रायल दोबारा होगा, अगर ये मेंटेन करती है अदालत तो जो अभी तक प्रोसीडिंग हो चुकी हैं क्या वो प्रोटेक्टिव नहीं है? नहीं, वो प्रोसीडिंग तो खत्म हो गई ना, अब ये रिमांड हो गया, दोबारा शुरू से ट्रायल दोबारा होगा। प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रेजेंट करेगा दोबारा, और उसके बाद वो डिफेंस अक्यूज जो है उसको अपने आप को डिफेंड करेगा, तो वो सारी प्रोसीजर, सारी कार्रवाई दोबारा होगी। नहीं अच्छा। लेकिन अपना उस्मानी साहब, कल जो जनाब हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने एक तो चेयरमैन पीटीआई को तलब किया है ज़ाती तौर पर, और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि उनके वकला से कहा है कि आप हतमी दलाइल भी कल ही देंगे, यानी पहले हक़ समाअत का मैं फ़ैसला करूँगा फिर हतमी दलाइल सुन के फ़ैसला कर दूँगा। उसने तो ये इंटरप्रेट किया है फ़ैसले को। देखिए, उन्होंने तो अभी ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है जी, ये उनके इस ऑर्डर से बाद में आया है जी, उससे असर, वो उनका ऑर्डर तो बेकार हो गया ना। अच्छा, अब तो उनके ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब ठीक है। अब हतमी दलाइल के लिए वो चेयरमैन पीटीआई के वकला को पाबंद नहीं कर सकते कि वो कल ही हतमी दलाइल दें? नहीं, हतमी दलाइल तो नहीं होंगे ना, अब तो ट्रायल होगा, दोबारा ट्रायल होगा। हतमी दलाइल से तो मामला खत्म हो गया। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड उस्मानी साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है जहांगीर जदून साहब ने। आप एडवोकेट जनरल हैं साबिक इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया जदून साहब, आपके वक्त का। जदून साहब सर ये बताइएगा, हम ज़रा टेक्निकल निकात पे भी आएंगे, लेकिन जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है उन्होंने मुआफ़ी का मुतालबा किया है जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, और वरना वो बाइकआउट करेंगे। तो अगर ये मुआफ़ी वो नहीं मांगते या कोई रिकनसाइल नहीं होता और बाइकआउट कर देते हैं तो दैट मीन्स कि कल फिर समाअत नहीं होंगी? नहीं, देखें, एक तो जो बार का मैटर है वो समाअत से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर बार स्ट्राइक भी करती है तो ये जो वकील है इनको तो पाबंद किया गया कि आप समाअत जारी रखें।
उनका देखें वकला जो है ना, उनका लगता है कोर्ट के साथ एटीट्यूड जो है दोनों तरफ से बड़ी प्रॉब्लम बन रहे हैं। क्योंकि जो भी वकील कोर्ट के अंदर जाता है पूछते हैं जी आपका वकालतनामा है, नहीं है तो आप बाहर चले जाएं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जज साहब को भी थोड़ा सा लीनिएंट व्यू लेना चाहिए। और इस तरह इतने हार्श एटमॉस्फेयर में, या देखें ना एक हाई प्रोफाइल केस है, उसका ट्रायल हो रहा है, तो कम से कम कंडूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए कि आप इतना टेंस ना रखें उस माहौल को कि कोई खुदा न खास्ता और मसले मसाइल बन जाएं। तो फैसला जो भी करना है आप करें, और जो कानून के तकाजे हैं वो पूरा करके करें। अगर कानून के तकाजे पूरा नहीं करता एक बंदा, वो फैसला हो जाता है, तो उस पर फिर कोई जजमेंट जैसी भी हो उसको फिर नज़ीर भी नहीं माना जाता, उस पर तरह तरह के सवाल भी उठते हैं। तो पोलिटिकली केसेस में वैसे ही केसेस आपको पता है, पीछे से सही केस भी हो तो उसके अंदर इतना कुछ डाल दिया जाता है कि वो सही लगने से भी कासर हो जाता है। तो जिस तरह पहले पॉलिटिकल लीडरों पे केस बनाए गए हैं, तो थोड़ा बहुत अगर देखें इनका केस, पहले तो पीटीआई ने खुद डिले किया इस केस को। अगर मेरे ये अपने लीगल ओपिनियन है, उसमें कोई बंदा डिसएग्री कर सकता है। जिस तरह ये केस नवंबर में आ गया था, अगर ये कोऑपरेट करते तो मेरा ख्याल उस वक्त हो सकता है अदालत ही इतने तेज नहीं चलाती केस, तो अभी तक हाई कोर्ट से हो सकता है ना केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाता और फैसला ही हो जाता कि ये केस किस तरह है, इसमें सजा हुई है, ठीक हुई है, नहीं हुई है। लेकिन पहले इन्होंने इस केस को बड़ा लाइट लिया है। चार्ज नहीं फ्रेम करा रहे थे। चार्ज उस दिन फ्रेम हुआ है जब इमरान खान को उधर हाई कोर्ट से अरेस्ट किया गया है, तो वरना तो वो चार्ज फ्रेम के लिए आ ही नहीं रही थी किसी तरह भी। तो इन्होंने पहले मैक्सिमम कोशिश की है डिले करने की। अब 7-8 महीने हो रहे हैं। इस केस में समरी ट्रायल होता है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने एक कंप्लेंट भेजी हुई है, चाहे जो भी इलेक्शन करता है लीगर की जी कंप्लेंट ठीक है नहीं है, इसको इस तरह होना चाहिए, तो ये वाइंड अप हो सकता था केस 1-2 महीने में। लेकिन वो पहले इन्होंने खुद डिले किया है। अब तो अब जज साहब भी बड़ी तेज़ी में हो गए हैं जी कि डे टू डे हियरिंग कर दी है। आप अभी 12 बजे आएँ, 12:30 आएँ, 2 बजे आएँ, 3 बजे आएँ। तो ये मतलब है कोई कहते हैं ना इंसाफ करो लेकिन इंसाफ होता हुआ नजर आए। तो आपने पहले पीटीआई वालों ने भी इसको जानबूझ के डिले किया है। अब एक पार्टी बहुत तेजी में है, दूसरी इसको थोड़ा सा आगे डिले और करना चाहती है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि केस अगर एक हफ्ते के बाद भी फैसला हो जाए तो कोई इस पर असर नहीं पड़ता। आपने अगर किसी बंदे को सजा देनी है या उसे कुटल होनी है, तो वो अगर एक हफ्ते के बाद भी होगा तो कोई आसमान ही नीचे आ जाएगा। तो जज साहब मेरे ख्याल में 5 तारीख तक उनकी छुट्टी थी, तो इनको चाहिए 5-6 छुट्टियां और अपनी आगे कर लें। नेक्स्ट वीक 15 चले जाएं या 20 पे छुट्टियां चले जाएं। तो इस तरह मतलब है नहीं, जज साहब ये भी कर सकते हैं कि छुट्टियों के बाद आके सुन लें, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ना। अब ये तो नहीं है कि आप कोई आसमान नीचे आया हुआ है कि छुट्टियों के बाद नहीं सुन सकते। अगर आपने केस सुनना ही है, आप कहते हैं मैं ही सुनूंगा इस केस को, तो चलो वो तो आपकी मतलब उन्होंने ये ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसमिस हो गया हाई कोर्ट से, हो सकता है वो ट्रांसफर एप्लीकेशन लेके आगे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। ये भी अब हर एक एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट में लगाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आल दो उनका लीगल राइट बनता है। लेकिन अब देखें ना, केस अगर नहीं भी बनता तो बंदे को कोऑपरेट करें कोर्ट के साथ, प्रोसीडिंग के साथ जल्दी डिस्पोज ऑफ करें। पहले ये खुद नहीं करना चाहते थे, आप ये कहते हैं थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, फिर तरह तरह के इसमें पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। जदूं साहब 2 सवाल हैं। ये है कि हमारे यहाँ आम तौर पर सियासी केसेस में होता है कि हर मुलजिम जो है जिस पर इल्ज़ाम होता है वो जज पर एतराज़ कर देता है, तो और जज साहबान जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जी केस तो हम सुनेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या मुलजिम का ये हक़ है कि वो जज पर एतराज़ करे, क्योंकि जो उसका जवाब ये दिया जाता है कि अगर इस तरह मुलजिम को ये खुली छुट्टी दे दी जाए तो वो तो किसी जज को समाअत करने नहीं देगा। एक जज पर एतराज़ होगा, फिर दूसरे पर, तीसरे पर होगा। तो ये जज का हक़ है कि वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उस एतराज़ को मेंटेन करे या ना करे, एक चीज़। दूसरा ये है कि हाई कोर्ट ने उसी जज को केस रेफ़र किया है या रिमांड किया है जिससे बुनियादी तौर पर शिकायत है चेयरमैन पीटीआई को कि तासुब का वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं। तो ये हक़ समाअत पर रिमांड करना, उसी जज को वापस भेजना, ये कानूनी तौर पर दुरुस्त है? मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं तो उसमें यह है ना कि देखें, अगर कोई मुल्ज़म किसी जज पे एतराज़ करता है तो उसका एतराज़ किसी ग्राउंड्स पे होना चाहिए, कुछ रीजनिंग ऐसी हो जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को या एक लीगल माइंड को कन्विंस कर सके कि दीज आर द रीज़न। नंबर 1 कि आया कोई जज जो है वो पहले उस मुल्ज़म का किसी केस में वकील रहा है, मिसाल की रीज़न हो सकती है, या उसने कोई किसी उसके साथ कोई रिलेशन बनता है कंप्लेनेंट के साथ, तो एक जेन्युइन रीजन बन सकती है, या कोई कंप्लेनेंट का आगे कोई वकील रहा हो जज तो उसके एक जेन्युइन रीजन बन सकती है। तो इस तरह अगर देखें ना, या कोई ऐसा उस केस के अंदर कोई लिंक बनता हो जज साहब का किसी फैमिली मेंबर का, तो इस तरह आप कोई ऐसी रीजन दें
या आप समझते हैं जी कि ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जज साहब वो तो आपकी बात ठीक है, अगर ये खुली छुट्टी हो सकता तो फिर तो जो बंदा होगा आप एक ने मर्डर किया वो समझ रहा है कि मुझे सजा हो जाएगी, वो कहे जी मुझे बात ही नहीं जज साहब थे। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब होगा। दूसरी बात ये है कि इन्होंने केस जो है दोबारा उस जज साहब को भेज दिया है। अगर आप उसका फैसला सेटिसाइड कर रहे हैं कि उसने नहीं सुना है पहले, अब दोबारा रिमांड कर दिया है कि आप उसको सुने, तो इसमें आप देखें इस केस में एक जज साहब पहले भी ट्रांसफर हो चुके हैं, तो इसमें भी एक मतलब तरह का अगर इन्होंने कोई फैसला दे भी दिया तो पीटीआई वाले उसको हमेशा के लिए ये बना देंगे, वो कहेंगे हमें तो पहले ही इन पे इत्मीनान नहीं था, हमें तो पहले ही पता था कि ये फैसला आएगा, फैसला लिखा हुआ है, फैसला इधर से है, फैसला उधर से है। तो ये एक चीज़ इन्होंने अपनी इस तरह के बना के चीज़ें, ये एक ऑलरेडी इसका जो भी डिसीजन आया ये इसको कंट्रोवर्शियल तो इन्होंने अभी बना दिया है, चाहे वो डिसीजन जो भी दे वो तो कहेगा मेरिट पे, पीटीआई वाले कभी भी नहीं मानेंगे कि ये मेरिट पे। और सियासी केस आपको पता है, आपका माशाल्लाह बड़ा मुशाहदा है, तारीख पढ़ी है आपने, देखा है सियासी केस जो भी होते हैं उनको तारीख ना मानती है, ना कोई उसको जुडिशियल जजमेंट मानती है, ना उसको कुछ जूरिस्प्रूडेंस मानती है, किस तरह होती है ये आपको सामने पता है सारी चीज़ें। जी ठीक है, एक ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जदून साहब, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हक़ दिफा से मुतालिक अगर चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पे उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो ये केस का ट्रायल बिल्कुल नए सिरे से होगा, या जो अब तक की प्रोसीडिंग हैं वो प्रोटेक्टिव हैं और यहीं से आगे चलेगी बात? नहीं, उसमें नए सिरे से तो एक तो दो तीन चीज़ें उन्होंने कहा डिटर्मिन करें, सुन के इनको डिटर्मिन करें, तो उनको जब आर्गूमेंट होगा क्योंकि जो बेसिक ऑब्जेक्शन है उनको उन्होंने डिटर्मिन करना है। दूसरी चीज़ है कि हक़ दफ़ा इन्होंने लिस्ट ऑफ विटनेस दी थी, उन्होंने कहा जी ये रेलिवेंट नहीं है, इनकी जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी। लेकिन इस तरह मेरे पर्सनल व्यू ये है कि उनको उनके डिफेंस की जो पिटीशन थी वो डिसमिस नहीं करनी चाहिए थी। उनको कहते हैं जी आप अपने जो गवाह हैं उनको प्रोड्यूस करें, अगर वो वीक एविडेंस होती या उसकी रेलेवेंसी ना होती तो वो बाद में डिटर्मिन करते, पहले क्यों कहते हैं जी अब एविडेंस उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं कराई, तो वो बाद में किसी को अपना ड्राइवर को तो पकड़ कर नहीं ला रहे थे कि आप आगे एविडेंस, उन्होंने कहा जी वो मेरे ख्याल में रेलिवेंट अकाउंटेंट था, या अगर उनकी बात मान ही लेते हैं कि जी इसका केस से तल्लक नहीं है, तो आप भाई कितना टाइम लगता है गवाह में, एक दिन में 2 दिन में रिकॉर्ड हो जाती ना, तो आप रिकॉर्ड कर दीजिए कि इन्होंने ये एविडेंस पेश की है, तो इसकी रेलेवेंसी जो है नहीं बनती, लिहाजा इनकी जो एविडेंस है वो उसको परखा गया है, उसको देखा गया है, तो वो ये कोर्ट जो है इस नतीजे में पहुंचती है कि ये एविडेंस जो है वो इस केस से मुताबिकत नहीं रखती। एक फेयर ट्रायल का यही तकाजा होता है कि कोई बंदा, पहले आपने खुद उन्होंने कहा जी आपको डिफेंस में कोई एविडेंस पेश करना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी हम पेश करना चाहते हैं, आपने कहा जी इतने बजे पेश करें, जब उन्होंने लिस्ट आपको दी आपने कहा जी गवान को 12 बजे 12:30 उन्होंने कहा जी गवान हमारे कराची में है, तो आधे घंटे के बाद आपने कहा जी आप ये तो इररिलेवेंट है, डिसमिस कर दिए। तो ये थोड़ा सा देखें ना, इसमें शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, हो सकता है केस, हम तो उसका मेरिट का नहीं पता है, केस अच्छा हो नहीं। अब इसमें मेरिट की जो आपने बात की जदून साहब, अब इस पे देखें डिबेट्स हो रही हैं दो, एक जानिब जो रिमार्क्स आते हैं अदालत के वो ये हैं कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत केस है, जबकि जो पीटीआई के वकील हैं वो ये कहते रहे हैं कि ये टैक्स का मामला है, ये इनकम टैक्स से मुतालिक है। सो अब ऑल द मैटर इज सब जुडिस, बट जो आप बात कर रहे हैं, अब मैं जो सवाल आपसे जिसका जवाब चाह रहा हूँ कि अगर इस केस में सज़ा होती है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो क्या हो सकती है? ये जो कंप्लेंट फाइल हुई है इलेक्शन एक्ट के तहत फाइल हुई है सेक्शन 137 की, तो इसमें जो उसमें ऑफेंस है वो है करप्ट प्रैक्टिसेस का, सेक्शन 167 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन दी गई है कि कोई बंदा अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है वो ऐसी जमा कराता है जो ट्रू नहीं है, जो सही नहीं है, तो उस पर फिर वो करप्ट प्रैक्टिसेस का चार्ज लग सकता है। तो करप्ट प्रैक्टिस की जो सजा है वो है सेक्शन 174 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। करप्ट प्रैक्टिस की वहाँ पे तारीफ लिखी गई है, वहाँ पे डेफिनेशन है, और 174 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें सज़ा का तयन किया गया है, उसका क्वांटम दिया गया है कि कितनी सज़ा होगी। तो उसमें 3 साल जो है मैक्सिमम सज़ा है कैद की, 3 साल सज़ा हो सकती है कैद की, और 1 लाख रुपये जुर्माना है, या इसमें से एक सज़ा भी हो सकती है या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं।
तो उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन जो है इसमें नहीं है। लेकिन जाहिर है कि एक बंदा जब कन्वेक्शन हो जाती है एक कोर्ट के ज़रिए, तो फिर फ़ौरन जो है वो क्या हो सकता है, वो कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को भी ये अपनी जजमेंट या ऑर्डर भेज दे, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे इसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है इलेक्शन से जो है या उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने से वो कोई इस पर फैसला कर सकता है। अच्छा जजन साहब, ये होगा कि जब उनको सज़ा मिसाल के तौर पर हो जाती है 6 माह से ज़्यादा किसी शख्स को, तो वो ऑटोमेटिकली नाअहल हो जाता है या उसके लिए भी एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है? वो उसका प्रोसीजर ये होगा ना कि सजा कोई भी होती है, जब आपको कन्विक्शन हो जाती है तो उसके लिए फिर एक रेफरेंस जो है इलेक्शन कमीशन जो है, जिस तरह आपने होता है यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सिर्फ सजा हुई थी, तो उन्होंने फिर फौरन जो है इलेक्शन कमीशन ने, ये बात है कन्विक्शन की, जब किसी बंदे को कन्विक्शन होती है तो वो फौरन जो है वो इलेक्शन कमीशन हरकत में आता है। तो जाहिर है ससी आपको पता है ये इतना हाई प्रोफाइल केस हो तो इलेक्शन कमीशन में भी हरकत में आना होता है, तो वो फिर उसको डिस्क्वालीफाई होता है। हाँ, आगे जाके अगर हाई कोर्ट में उनकी सजा या जजमेंट सस्पेंड हो जाती है तो फिर वो उसका जो वो वाली इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था वो भी हो सकता है चैलेंज, वो भी फिर उसके साथ सस्पेंड हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सजा कितनी होती है, या जितनी भी सजा होगी तो इलेक्शन कमीशन जो है फिर उसमें ज़ाहिर कन्विक्शन होती है तो फिर उसमें वो ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो फॉर 5 ईयर जितना भी होगा वो कर सकते हैं जी। तो ये जो सज़ा होगी उसके बाद उस पर फ़ौरन अमल दरामद होगा या टाइम दिया जाएगा कि वो अपना हक अपील का हक इस्तेमाल कर सकें? नहीं, ये एक अख्तियार तो है सेशन जज को CRPC में कि अगर 1 साल से सज़ा कम हो तो वो सस्पेंड कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन केस में वो सेशन जज साहब जो हैं वो अगर खुद सज़ा दे के फिर उसको खुद ही सस्पेंड कर सके, तो वो जो है फौरी मेरे ख्याल में अगर ये कोर्ट में मौजूद होते हैं तो वो कोई अगर सज़ा कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का यही है कि वो सज़ा होती है किसी मुल्ज़म को, तो वो जब मुजरम बनता है कन्विक्ट होता है तो उसको वहाँ से फिर जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको वो सज़ा जो है वो जेल में ही गुजारनी पड़ती है। तो आपके ख्याल में कल वो हक के समाअत पे दलाइल सुनने के बाद हतमी दलाइल के लिए भी पाबंद कर सकते हैं ख्वाजा हारिस साहब को या उनके वकला को, और कल ही फैसला भी सुना सकते हैं? मेरे ख्याल में तो मैं लीगली स्पीकिंग अगर आपको बिल्कुल फेयर ओपिनियन दूँ तो ये मतलब है ना हो तो अच्छा है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में आप सारा चीज़ लपेट दें फिर उसको, लेकिन क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि उनकी ये कल जो है वो लास्ट वर्किंग डे है, क्योंकि उन्होंने पहले जो समर वेकेशन है उन्होंने कहा था जी 5 तारीख को मेरा लास्ट वर्किंग डे है, तो वो छुट्टी पे जा रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि छुट्टी से जाने से पहले इस केस को वाइंड अप या जो रैप अप करके चला जाए, जो भी वो फैसला देते हैं वो दे के चले जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इरशाद साहब कि क्योंकि आम लोगों के जहन में, जदून साहब ये आप अपनी बात भी जारी रखिएगा, और ये एक बड़ा अवामी सवाल है कि बहुत से, क्योंकि ये फैसला तो नहीं आया अभी तक जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर ऑफ द डे हैं, उनको चैलेंज किया जा रहा है। तो फिर अगर कोई फैसला आ जाता है तो ये अगर प्ली कोई देता है कि हमारे मामलात अपर कोर्ट में थे और उसके बावजूद फैसला आ गया और फिर तासुब की बात की जाती है। नहीं, पहले तो ये हक ये जो रिजेक्ट हुआ है इसी जज के पास केस, ये सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपील हो सकती है? जी वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जी के मामले ट्रांसफर एप्लीकेशन दी है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। हम उसके खिलाफ, मैंने आपको ये बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी और पहले भी हियरिंग में उनको मैं मौजूद था, आज भी उन्होंने यही कहा था कि आप कोई हाई कोर्ट का हमारे पास जब ऑर्डर लेके आएंगे तो उस पर हम देखेंगे ना कि उन्होंने ऑर्डर जो है विद इन द लीगल पैरामीटर जो है वो ठीक किया है या नहीं किया है। वो इसको एग्जामिन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट एपेलेट जुरिसडिक्शन में, तो वो इसको देख सकते हैं। दूसरा इसमें देखें केस में एक अहम ये चीज़ है कि जो उनकी जो डिफेंस आगे जिक्र कर चुके हैं उनको अगले हफ्ते का नोटिस कर दिया हाई कोर्ट ने कि जी आपका जो डिफेंस जो है वो स्ट्राइक डाउन किया गया कि आप ये गवाह जो है वो प्रोड्यूस ना करें, तो उस पर भी नोटिस हो गया है। तो अब एक यकीन करें कोई लीगल जो बंदे हमारे जैसे हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर क्या खिचड़ी बन गई है कि एक तरफ जज साहब कहते हैं मैंने कल ही फैसला करना है, एक तरफ हाई कोर्ट जो है वो अगले हफ्ते का नोटिस कर चुकी है, और अब इस पे स्टे ऑर्डर भी नहीं है, इस पे स्टे ऑर्डर भी नहीं है, नोटिस है, प्रोसीडिंग स्टे नहीं है, बिल्कुल वो प्रोसीडिंग भी स्टे नहीं है। यही तो मामला है। एक तरफ कहते हैं फाइनल आर्गुमेंट करें, दूसरी तरफ कहते हैं जी आपका पहले वाला ऑर्डर हमने सेटिस्फाइड कर दिया है, इनको सुन के करें। अब आप 1 मिनट में सुनते हैं, 2 मिनट में सुनते हैं, 2 दिन में सुनते हैं या 2 घंटे में सुनते हैं, आप ये समझ नहीं आ रही कि वो अगर चाहते हैं जी हम आर्गूमेंट कल किसी वजह से सैटरडे को जी हम नहीं करते आर्गूमेंट कल, वैसे तो देखें ना अब वो भी कह सकते हैं नहीं सैटरडे को हम नहीं आर्गूमेंट करते, कोई सोच तरह के मामलात हो सकते हैं। तो
समझ नहीं आ रही अब इसमें बड़ी ये अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो हम लोगों को क्या समझ आनी है। जुदून साहब, बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जहांगीर जुदून साहब हमारे साथ मौजूद। देख लेते हैं ब्रेक के बाद बात करेंगे जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीमी बिल है, सेनेट में आके वो रुक गया। अब इसके जो मंदरजात हैं उन पे हम बात करेंगे, पहले क्या था, अब इसमें क्या है, मौजूदा जो हालात हैं उनमें क्या ये बिल ये तरमीम वाक़तन वक्त की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर जो पाकिस्तान का ऐवान बाला है उसके जो सेनेटर्स हैं, हुकूमती जमात के भी, हुकूमती इत्तेहाद के भी, अपोजिशन के भी, उन्होंने इस पे एतराज़ किया। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस पे एतराज़ किया और हुकूमत से कहा कि ये जो तरमीम है ये ना लाई जाए। अब इससे एतराज़ की वजह क्या है, बुनियादी तौर पर ये तरमीम क्या है और इसकी तशरीह क्या है, इसी मामले पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर क़ानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने। हाफिज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाफिज़ साहब, एक तो पाकिस्तान बार काउंसिल भी इसकी मजम्मत भी कर रही है और मुतालबा भी कर रही है कि ये अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे ये अमेंडमेंट्स आपकी नज़र में हैं क्या? और एक बड़ा आम सा सवाल है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो इत्तलाक़ है वो क्या सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पे होता है या आम लोगों पे भी होगा इन अमेंडमेंट्स की सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब आपका शुक्रिया और इरशाद आरिफ साहब आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। और इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा करंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी उसका देख लें और लीगल भी एस्पेक्ट्स देख लें, उसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स पे बात की जा रही है। किसी भी पाकिस्तानी के लिए या दुनिया का कोई भी शख्स जिस मुल्क के अंदर रह रहा हो वो अपने मुल्क का मुहिब वतन होता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उस मुल्क के जो नेशनल सीक्रेट्स भी हैं, उनके सिक्योरिटी इशूज़ भी हैं और उसके साथ साथ जो है कि उसके मुल्क के अंदर जो उसके एनिमीज़ कंट्रीज़ हैं वो किसी तरह इंटरवीन न करें। इसी चीज़ को कोप करने के लिए दुनिया का हर मुल्क जो है वो लेजिस्लेशन करता है और पाकिस्तान के अलावा इस वक्त 40 ममालिक के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो किसी न किसी सूरत के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान ने ये एक्ट जो था वो 1947 के अंदर जिस तरह बहुत सारे लॉज अडॉप्ट किए उसी तरह किया। ये अंग्रेज़ों का एक कानून था और इसके अंदर उस दौर के अंदर ये था कि दो एरियाज़ के ऊपर ये था। एक ये था कि जी आप अगर स्टेट के किसी एम्प्लॉई हैं तो आप कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको इंटरेस्ट या असाइन की जाए आप उसको लीक नहीं कर सकते। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप बहैसियत शहरी या आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप स्टेट के साथ लॉयल रहें और किसी भी एनिमी कंट्री के साथ या किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व ना हो जो आपके मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया के सारे ममालिक ने लेजिस्लेशन की, बट वक्त साथ चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होती गई। नेशनल सिक्योरिटी के मैयर्स भी चेंज होते गए, उनकी डेफिनेशंस भी होती गई, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की भी डेफिनेशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहीं। तो दुनिया के हर मुल्क ने वक्त के साथ साथ अपने इन ऑफिशियल सीक्रेट लॉज को चेंज किया। और ये जो लॉ जिन्होंने बनाया था पाकिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान नहीं था सब कॉन्टिनेंट था, तो अंग्रेज़ों ने भी 1989 के अंदर इसको चेंज किया, रीवैम्प किया और नई चीज़ें डाली और आज तक उसके अंदर वो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। और हमारा लॉ जो है उनके लॉ से बहुत ज़्यादा किसी और तरह, उनका लॉ समरी प्रोसीडिंग्स भी प्रोवाइड करता है। उन्होंने 6 एरियाज़ के अंदर क्लासिफिकेशंस कर दी है। उन्होंने डिफेंस भी डाल दी है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी डाल दी है, सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन भी डाल दी है, एस्फिनेज भी डाल रही है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उसके अंदर डाल रही है। अब ये है कि जिस तरह पाकिस्तान का एक आउटडेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो 1860 से चल रहा है, जिसके अंदर हर चीज़ की इम्प्रूव करने की गुंजाइश है और यही काम हमारी पार्लियामेंट का है कि वो इन तमाम आउटडेटेड लॉज को जो 1860 के हैं, 1898 के हैं, 1908 के, उन्हें बदले। अब ज़रूरत तो इस चीज़ की थी कि इस लॉ को भी बदला जाता कि जो मॉडर्न नीड्स के मुताबिक नहीं है, इसीलिए इसके अंदर सर्टेन जो है अमेंडमेंट्स आए। इन अमेंडमेंट्स के अंदर सेक्शन 6 भी आया, सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, 12 आया। पहले इसके अंदर ये था, जनरली आपको बताऊं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इसका पाकिस्तान आर्मी एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट लॉ है और इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ उस सूरत के अंदर अप्लाई सिविलियंस पे करती है अगर वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर किसी गैर मुल्की के साथ मिल के आओ, अदरवाइज ये पाकिस्तान के सिविलियंस पे ये लॉ अप्लाई नहीं करता। और प्राइमरीली ये ऑफिस होल्डर बेरियर्स हैं, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर बेरियर्स हैं
जो इस चीज़ का डिक्लेरेशन लेते हैं कि अगर उनके इल्म के अंदर कोई चीज़ आई तो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और स्पेशली ये डील करता है जो आर्मी के एजेंसीज़ हैं या आर्मी की अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, चूँकि वो ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके जो सीक्रेट्स हैं वो किसी तरह भी बाहर ना निकलें, जिससे मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर लोग जो उसको फ़ायदा न उठाएं। हाफिज़ साहब, एक दो सवालात जो पैदा हो रहे हैं वो ये हैं। जी, एक तो ये है कि इस हुकूमत को जी ऐसी क्या मजबूरी लायक हुई कि जब आपने ये चीज़ ऐमान में लानी है और एक रूटीन के मुताबिक लानी है और एक वक्त की ज़रूरत के तहत लानी है, तो अपने इत्तेहादियों से भी छुपाया गया, ख़ुद अपने अरकान को भी एतमाद में नहीं लिया गया, ब्रीफ नहीं किया गया कि ये हम क्यों ला रहे हैं। नंबर 1 तो ये हुआ। दूसरा ये है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, वो ये है कि माजी में होता ये है कि किसी शख्स पर, किसी गिरोह पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो किसी मैं मिसाल दूंगा, जो हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस था, वो यही केस था कि इराक़ की उस वक्त की हुकूमत से मिलकर वली ख़ान साहब और उनके जो बाकी साथी थे, उन्होंने एक साजिश में हिस्सा लिया। इराक़ी सफारत खाने से असला भी बरामद हुआ, उन पर पाबंदी लगी, लेकिन उसके बाद एक फ़ौजी हुक्मरान ने उन सब को बरी कर दिया। वो आराम से आए और फिर ANP की जो नैब की ही जानशीन थी, उनकी हुकूमत भी सूबे में कायम होगी। तो ये तो एक मूड बदलता रहता है हुक्मरानों का। दूसरा, इसको छुपा कर और इस तरीके से क्यों पेश किया गया कि किसी को भी पता नहीं चला कि ये असल में किस मकसद के लिए अमेंडमेंट्स हो रही हैं। मैं जो पहली बात है मैं उसकी तरफ आता हूँ कि पार्लियामेंट का काम तो बुनियादी तौर पे लेजिस्लेशन करना है, और उसका भी एक प्रोसेस है कि आपके पास ये बिल आए, आपको टाइम मिले, आपके मेंबर्स उस पर बात करें, उस पर मोशन आए, फिर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जाए, वहाँ पे डिस्कशंस आए, और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, जिस तरह ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशंस कमेटी मेंबर्स को उन्हें बताया जाए कि हमारे सिक्योरिटी इशूज़ क्या हैं, हम किस मॉडर्न नीड्स के अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर पोलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है उसका नहीं है। और मैं इससे बात करते जाऊं कि इरशाद आरिफ साहब, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर आज तक ये नहीं किया गया कि इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मिसयूज़ या इसको बड़ा एबंडेंटली अगेंस्ट द सिविलियंस जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो अगर ये इस तरह की सिचुएशन थी और मॉडर्न नीड्स का टाइम था, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस चीज़ के अंदर प्रॉपर ब्रीफ करती, डिस्कशंस आती और उसको एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर तौर पर लेके आती। अब ये है कि चूंकि बहुत सारे बिल्स जो थे वो इकट्ठे जो थे वो पार्लियामेंट के अंदर आए, जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिनको इंप्रूव करने की बहुत गुंजाइश है कि पार्लियामेंट अगर 5 साल से बैठी हुई है तो पाकिस्तान के हर शहरी का यह हक है और वे एक्सपेक्ट करता है कि ये रेगुलर लेजिस्लेशन करे और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर लेजिस्लेशन करे, जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचे और पाकिस्तान का ये गवर्नेंस, जस्टिस और ये सारा निज़ाम बदले और हम दुनिया में एक अच्छी कौम के तौर पर आए। अब जब इसकी सेकेंड फेज आ गई है उस चीज़ के अंदर, अभी ये बिल पास नहीं आया, तो सेनेट के अंदर जो था, चूंकि जो एक मेंबर्स का था कि हमें पता नहीं और उस पर जो आई अब वो आ गए, लेकिन जो बुनियादी चीज़ इरशाद आरिफ साहब वो ये है कि इसके सब्सटेंटिव क्लॉजेज जो हैं, चाहे इसकी डेफिनेशंस है, चाहे इसके अंदर जो चीज़ें ऐड की गई हैं, उसका इतना इशू नहीं है। असल इशू ये है कि वो सर्च वारंट्स पे बात आई है कि किसी भी जगह आप जो है एजेंसीज जो हैं उसको जा सकती हैं और वहाँ पे जाके अरेस्ट भी कर सकती हैं और सर्च भी कर सकती हैं। उसके लिए ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी लॉज ऐसे हैं कि जिसके अंदर सर्च वारंट की, अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जिसके अंदर एंटी टेररिज्म लॉ भी शामिल है, आपका एंटी नारकोटिक्स भी लॉ भी शामिल है और बात सूरतों के अंदर स्मगलिंग्स के अंदर भी है कि अगर एविडेंस डिस्टॉर्ट की जा रही है या उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के अंदर डेफिनेटली एक चीज़ अगर ऐड कर दी जाए और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये जाना चाहिए उस चीज़ के अंदर कि अगर सर्च वारंट्स जो है या जिसको एक अरेस्ट वारंट है, अगर उसके अंदर क्लॉज डाल दी जाए कि कंसर्न जो मैजिस्ट्रेट है कि अगर इनिशिएट, तो इसके अंदर कोई एजेंसी डायरेक्ट कर नहीं सकती, इसके अंदर एजेंसी FIA डिफाइन की गई है और FIA का काम ये है कि वो अपने किसी गेजेटेड ऑफिसर्स के साथ करेगी और अगर वहाँ के ऊपर किसी सर्च वारंट की अरेस्ट की ज़रूरत है तो वो रीजनेबल ग्राउंड्स लिख के जो इलाका मैजिस्ट्रेट है उसके पास जाए, जो पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 103 के अंदर लिखा हुआ है, तो उस प्रोसेस के अंदर जाया जाए तो ये अप्रीहेंशंस दूर हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हर चीज़ को हाफिज़ साहब ये सवाल भी इसी वजह से ये सेक्शन 11 है जिसमें एनी पर्सन करके कहा गया है कि ये हो सकता है, तो सवाल भी आपने बड़ी अच्छी बात की, यही सवाल उठ रहा है कि आखिर
मजिस्ट्रेट को या एक ऐसे ऑफिसर को, गेजेटेड ऑफिसर को क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है, जिसकी वजह से शुबात पैदा हो रहे हैं। लेकिन इससे अगला सवाल मेरा ये है कि ये हमारी हुकूमत और वजारत दिफा इसका वजारत कानून इसका दिफा करने में क्यों नाकाम नज़र आती है? ये क्या वजह है कि वो खामोश होकर बैठ गए, कोई वजाहत की नहीं जा रही? देखें, बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट, देखें, इस किसी भी पाकिस्तान के बिल की 3 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है कि जब आप उसे इनिशिएट करते हैं और अगर गवर्नमेंट का बिल आता है तो उसको कैबिनेट की अप्रूवल होती है। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद फिर वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो कंसर्न मिनिस्टर है उसको मोशन के अंदर मूव करता है, और चूंकि गवर्नमेंट की वहाँ पे मेजॉरिटी होती है तो वो मोशन जो है वो मंजूर होती है। और स्पीकर जो है, अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो वो जो रेगुलर प्रोसीजर बिजनेस है उसको सस्पेंड करके उसके ऊपर वोटिंग के लिए भी जा सकता है, और बाज़ सूरतों के अंदर वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी जाता है। अब अगर ये चीज़ ऐसी थी कि जिसको हमने लाना था तो इसको बिल्कुल जो है अवेयरनेस के साथ आना चाहिए था, इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताने चाहिए थे। जो कि इरशाद आरिफ साहब, पाकिस्तान का हर शहरी जो है उसका कंसर्न पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी है, पाकिस्तान की लॉयल्टी भी है, और दुनिया का कोई भी मुल्क अपनी सिक्योरिटी के ऊपर और लॉयल्टी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। अब इस तरह की लेजिस्लेशन को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसके अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कानून जो है जो दुश्मनों के लिए बनाया गया है या दुश्मनों से मिलकर बनाते हैं, ये पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए नहीं है। इस इंप्रेशन को बुनियादी तौर पे काम गवर्नमेंट को डिस्पेल करना है, और फिर पार्लियामेंट का काम ये है कि अगर वो समझती है कि इसमें अमेंडमेंट्स चाहिए तो अमेंडमेंट्स प्रपोज करके उसको एक दोबारा असेंबली, बिल्कुल ठीक है, तरीका भी ये है। हाफिज साहब, लेकिन और अगर नहीं है तो एज इट इज प्रेसिडेंट के पास भेज दें। हाफिज साहब, 2-3 सवाल हैं। नंबर 1 ये बता दें, देखिए एक तो यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, और आपको पता है कि ज़ाहिर है ये सियासत है तो इसमें प्रोपेगेंडा एक जायज़ काम है, लोग करते हैं प्रोपेगेंडा। नंबर 1 बात यह है कि इसका क्या निफाज जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उन पे होगा। नंबर 2 बात यह है कि क्या अगर ये कानून इसमें तरमीम हो जाती हैं तो इसका नफाज बिल माजी भी है, जो अभी तक की सजेस्टेड हैं अमेंडमेंट्स, उसको लेकर, उस ड्राफ्ट को देखकर। मैं एक एक करके आपका जवाब देता जाऊं जी। आपका पहला सवाल ये है कि इसका 9 मई से ताल्लुक है, इसका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसका जो बिल है जो नेशनल असेंबली ने पास किया है, हमारे कानून के अंदर ये है कि जितनी देर तक पार्लियामेंट किसी बिल को या लॉ को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना दे, उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया ही नहीं जा सकता। तो जो नेशनल असेंबली से बिल पास होकर सेनेट के पास आया है उसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर वो रिट्रोस्पेक्टिव का इफेक्ट होता तो सबसे बड़ा एतराज जो था वो सेनेट के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर आना था कि जी आपका ये स्पेसिफिक पर्पस है कि जिसके अंदर आपने लोगों को टारगेट करना चाहे। तो लिहाजा ये है कि इस बिल के अंदर रिट्रोस्पेक्टिविटी भी नहीं है और इसका इतलाक अभी भी नहीं होगा, बल्कि इसका इतलाक उस दिन होगा जब प्रेसिडेंट ऑफ द इसको साइन करेंगे और साइन करके इसको गैजेट किया जाएगा, असेंबली के पास भिजवाया जाएगा, उस दिन से इसका इतलाक होगा। उससे आगे के लिए, उससे पीछे इसका इतलाक नहीं है जी। सही। तो हाफिज साहब, आप कहना ये चाह रहे हैं एक माहिर कानून के तौर पर कि एक तो ये इसमें से मजिस्ट्रेट का जो किरदार ख़त्म किया गया है ये बहाल होना चाहिए, और ज़्यादातर एतराज़ भी इसी पे हो रहा है। और दूसरा ये है कि, और दूसरा जो मैंने सवाल किया था कि हुकूमत की तरफ से, वजारत कानून की तरफ से इस पर इसका मौसर दफ़ा क्यों नहीं किया जा रहा, इसकी वजह क्या नज़र आती है? मैं चूँकि मैंने बाहर पढ़ा भी है, मैं आया गया हूँ भी, दुनिया के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर आता है कि जब गवर्नमेंट कोई भी लेजिस्लेशन करने जाती है तो उसकी अवेयरनेस के ऊपर जो है उस बिल को रिलीज़ भी करती है, लोगों को इंटरेक्ट भी करता है, डिस्कशंस भी आती है, चूँकि उसके अंदर से आपको एक कलेक्टिव विजडम भी आती है। और जब वो कलेक्टिव विजडम आती है तो बिल होने तक आप बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर ऐड ऑन कर लेते हैं, और उसकी फिर पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी भी आती है, और उस मुल्क का शहरी भी ये समझता है कि ये मुल्क जो है इसके अंदर जो लेजिस्लेशन हो रही है वो एंटी सिटीजन नहीं हो रही। हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ की कमी, आपको याद होगा कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तरमीम आई थी 2009 के अंदर, जो हमने 18वीं तरमीम की थी और हमने 2.5 मिनट्स के अंदर उसको पास किया था। हमने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है उसको हमने हिला के रख दिया हुआ है, लेकिन हमने उसको पास करने को डिस्कशन ही नहीं की। तो हमारा ट्रेंड तो इस चीज़ का है, और ये बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट की इन चीज़ों को करती, लोगों को बताती, डिस्कशन में आता, डिबेट्स में आता, अच्छी चीज़ें आती,
एक एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी आती और उसके बाद जाके आप उसको लेजिस्लेट करते, ताकि ये है कि इस मुल्क के अंदर ये समझा जाए टू द एक्सटेंट ऑफ दिस लॉ कि ये लॉ जो है ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स के लिए है, और एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं जो कनाइव करते हैं हमारे एनिमीज़ के साथ, उनके साथ है। और उनको चूँकि लॉ के अंदर ये है कि कोई एविडेंस अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके जाना चाहें तो अगर उसकी सब्सटेंटिव लॉ के अंदर प्रोविजन ही नहीं है, मसलन जिस तरह बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, आपका डिजिटल मीडिया आ गया है, तो उस चीज़ को कोप करने के लिए एक चीज़ बनी है। तो अगर इसके अंदर आया जाएगा तो इस मुल्क का हर शहरी ये समझेगा कि ये जो है हमारी जो इजहार राय की आज़ादी है जिस पे बात की जाती है वो भी अपनी जगह सेव है, लेकिन वो शख्स जो हमारे इस मुल्क के अंदर किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर एक्टिविटी करेगा, या हमारे जो वो बंदे जो हुकूमत के अंदर स्टेट सीक्रेट्स करेंगे, ये उनके लिए है। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसी चीज़ नहीं आएगी। और जहाँ तक प्रोसीजर की बात है, उस प्रोसीजर के अंदर अगर सेफ्टी वॉल बना लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि इस बुनियाद के ऊपर ये क्रिटिसिज्म ना आगे चल सके, क्रिटिसिज्म भी ना चले और इसका कोई गलत इस्तेमाल भी ना कर सके। जी बिल्कुल ठीक। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान गलत इस्तेमाल तो बिल्कुल इसका होना ही नहीं चाहिए। जी हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ थे। इरशाद साहब बड़ा डिटेल, बहुत से अभाम थे। बात तो ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, शहादत अवान साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को ये क्लियर कर देना चाहिए था, लेकिन बात ये भी है कि 2 दिन में 53 बिल पास हुए हैं, तो किस किस को क्लियर करते हैं? नहीं देखें, लेकिन ये 2-3 में से देखें ना, ये 53 में से 2-3 जो थे वो ऐसे थे पब्लिक इम्पोर्टेंस के बिल थे। एक पैमरा आर्डिनेंस में जो तरामीम हुई हैं वो, एक जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का इशू था, और एक ये 3 बिल हैं। बाकी तो सबको पता है ना कि पाक चाइना ग्वादर यूनिवर्सिटी लाहौर में क्यों कायम की जा रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है, वो सबको पता है कि क्या उसके वो हो सकता है। तो इस पर असल में प्रॉब्लम ही ये है कि एक तो ये कि ये आज तो किसी ने नहीं बनाया होगा और ना आज इसकी ज़रूरत होगी, ये कई साल से इसकी ज़रूरत महसूस। मैं आपको एक वाक़या 1923 का कानून है ये, 100 साल से। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब की एक ब्रीफिंग मुझे याद आ रही है, मेरे ख्याल 2010 होगा या 11 होगा जी। उन्होंने कहा कि जी स्वात ऑपरेशन के बाद की बात है, 3 साल हो गए थे स्वात ऑपरेशन को। तो उन्होंने कहा कि 2.5-3 साल हो गए हैं, वहाँ जो लोग पकड़े गए हैं ख़तरनाक दहशतगर्द जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए, अब हमारे पास उनके ट्रायल का कोई सिस्टम ही नहीं है जी। अगर हम इनको इसी तरह अदालतों में पेश करते हैं ये बरी हो जाएंगे जी, ठीक है। हम मुसलसल हुकूमत से कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जनाब इस पर कोई कानून साजी करें, और वो कोई कानून साजी नहीं। फिर कहते हैं मुझे जनाब सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि यार आप जैक ब्रांच से कहें वो हमें कोई कानून बना के दे दें। अच्छा, तो हम उसको नाफिज कर दें। कहते वो कानून बना के भी 1 साल हो गया, दे चुके हैं हम, वो नहीं हो रहा। अब ये जो सुस्ती है और ये जो हमारा वो बहुत अरसे के बाद, कोई 4-5 दिनों 18वीं तरमीम भी हुई थी, 3-4 साल के बाद जाके वो मंजूर हुआ था, हो गया था फिर। तो ये जो हमारा रवैया है हुक्मरानों का, हुकूमत का, पार्लियामेंटेरियंस का, पार्लियामेंट का, भाई ये 53 बिल जो हैं, अगर आप हर महीने 5-5 बिल भी पेश करते तो 10 महीने में ये हो जाते, 11 महीने में। लेकिन नहीं, लेके बैठे हुए हैं। अब जल्दी है कि सब, अच्छा भाई अब अगर ये करने हैं, ये जो इनमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कर लें, बाकियों को रहने दें, अगली हुकूमत आएगी वो कर लेगी। लेकिन अब ये एक रिकॉर्ड कायम करना है। इरशाद साहब, कैपेसिटी का बड़ा फुकदान है, ऑनेस्टली देखा जाए कैपेसिटी का बहुत बड़ा फुकदान है कि बाज़ मामलात को हम जाने बिना, पढ़े बिना, छानबीन किए बिना ही उस पर राय दे देते हैं और हकीकत में हमें पता ही नहीं होता। इम्पॉर्टेंट मामला, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? हफीज़ शेख साहब का नाम, असलम बूतानी साहब का नाम, शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम। आप क्या समझते हैं कुरए फ़ाल किसके नाम निकलेगा? नहीं, इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मकसद क्या है इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने का, कि इस वक्त जो बैठी हुई है
हुक्मरान इत्तेहाद, इसका तसलसल चाहिए या शफाफ गैर जानिबदाराना गैर मुतनाज़ इलेक्शन चाहिए? अगर तो इलेक्शन आपने गैर जानिबदाराना करने हैं तो इनमें से तो कोई मौजू नाम नहीं है। इशरतुल बात साहब का नाम भी आ रहा है और भी कई नाम आ रहे हैं, इनमें से तो कोई मौजू नाम नहीं है। हफीज़ शेख साहब का तो पॉलिटिकल स्टेक उस तरह नहीं है, वो तो मेरे ख्याल सबके वज़ीर रहे हैं। इशरतुल बात का नाम है हफीज़ शेख साहब भी क्यों? एक तरफ इसी हुक्मरान इत्तेहाद ने जब वो वज़ीर ख़जाना थे तो इसी हुक्मरान इत्तेहाद ने कहा कि उसने जनाब स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी गिरवी रख दी। वही हफीज़ इलेक्शन भी हारा जी, फिर इलेक्शन भी, फिर वो इलेक्शन हार गए, तो वो किस खुशी में होंगे भाई? एक ऐसा गैर जानिबदार शख्स जिस पर अवाम को भी एतमाद हो, जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी एतमाद हो, और जो इलेक्शन गैर जानिबदाराना मुनसिफाना कराने की अहलियत भी रखता हो, उसको वज़ीर आज़म होना चाहिए। और उसी के टाइम ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए।